क्या कभी ऐसा लगा है कि मतलब हमारी आंखों का, हमारे दिमाग का और हमारी बातचीत का जो कंट्रोल है वो असल में किसी और के पास है? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई अदृश्य रिमोट कंट्रोल काम कर रहा हो। एग्जैक्टली मतलब अगर हम किसी कैफे में बैठे हों और कोई दोस्त अचानक ये कहे कि हम जो भी फैसला लेते हैं वो हमारा अपना है ही नहीं तो एक पल के लिए तो हंसी ही आएगी ना। हंसी तो आएगी क्योंकि हमें लगता है कि हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। हाँ, हम अपनी मर्जी से फोन पर वीडियो स्वाइप करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों से बात करते हैं, लेकिन आज के इस गहरे अध्ययन में हमारे पास जो जानकारी है वो सच में मतलब इस पूरी सोच को जड़ से हिला देने वाली है। बिल्कुल सही कह रही हैं। आज हमारे पास जो स्रोतों का खजाना है वो मानव व्यवहार की बहुत ही गहरी और आमतौर पर अनदेखी परतों को खोलता है। हाँ, और वो सोर्सेज क्या-क्या हैं एक बार वो बता देते हैं। तो आज की चर्चा के लिए हमने साइकोलॉजी टुडे का एक बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल लिया है। यूट्यूब एल्गोरिदम पर एक वायरल रेडिट रिसर्च है। वो रेडिट वाली रिसर्च तो मेरी फेवरेट है। हाँ, वो कमाल की है। इसके अलावा डार्क साइकोलॉजी के कुछ पेचीदा तरीके हैं, बातचीत में जो चुप्पी होती है या पॉज होता है उसके विश्लेषण पर एक रिसर्च पेपर है। और शायद संचार के मूल सिद्धांतों वाली एनसीईआरटी की सामग्री भी है ना? बिल्कुल, एनसीईआरटी का सोर्स भी है और यहाँ तक कि गर्ट्रूड स्टीन के थिएटर डायनामिक्स का विश्लेषण भी हमने खंगाला है। तो आज के हमारे इस अध्ययन का जो मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। हम उन मनोवैज्ञानिक और जैविक रहस्यों से पर्दा उठाना चाहते हैं जो ये तय करते हैं कि एक इंसान का ध्यान कहाँ जाएगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा और कैसे जाने अनजाने में हमारे दिमाग की हैकिंग हो रही है। सही कहा। और यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो पूरी शुरुआत है ना, ये स्क्रीन से होती है। मतलब हमारे रेडिट स्रोत में एक वीडियो एडिटर ने 100 वायरल और फ्लॉप वीडियोस की आई ट्रैकिंग का डेटा निकाला। आई ट्रैकिंग का डेटा जो कि बहुत अहम है। हाँ, और आमतौर पर लोग सोचते हैं कि वीडियो में तेज आवाजें या बहुत सारे कट्स होने से इंसान उसे देखता रहता है, लेकिन असलियत में ये पूरा खेल बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का है। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है सर्कैडिक कॉस्ट का सिद्धांत। सर्कैडिक कॉस्ट? ये क्या होता है? मैं बताता हूँ। जब भी कोई इंसान किसी दृश्य को देखता है तो उसकी आंखें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बहुत तेजी से छलांग लगाती हैं। अच्छा? आंखों के इसी तेज मूवमेंट को विज्ञान की भाषा में सर्कैड्स कहते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि आंखों की हर एक जंप में इंसान की जैविक ऊर्जा खर्च होती है, जिसे एटीपी कहा जाता है। एटीपी यानी बायोलॉजिकल एनर्जी। हाँ, और हम जानते हैं कि इंसानी दिमाग स्वभाव से अपनी ऊर्जा बचाना चाहता है। वो एक तरह से बात आलसी होता है। रुकिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि वीडियो एडिटर्स जानबूझकर हमारी इस जैविक ऊर्जा यानी एटीपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो ऐसा लगता है जैसे वे हमारे दिमाग की बैटरी लाइफ को मॉनिटर कर रहे हों। भले ही वैसे एटीपी का नाम न दें, लेकिन उन्हें ये भली भांति पता है कि अगर आंखों को बार बार स्क्रीन के अलग अलग कोनों में भटकना पड़ा तो दिमाग थक जाएगा और फिर इंसान वीडियो बंद कर देगा। एग्जैक्टली। रेडिट की रिसर्च इसे विजुअल फ्रिक्शन या देखने की रुकावट कहती है। अगर एक सीन में हीरो स्क्रीन के बाईं तरफ है और अगले सीन में अचानक दाईं तरफ चला जाए तो आंखों को उसे ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। इस मेहनत से दिमाग पर पड़ने वाला जोर बढ़ता है और इंसान तुरंत वीडियो हटा देता है। इसका सबसे कारगर इलाज जो एडिटर्स इस्तेमाल करते हैं वो है 0 डिग्री रूल। अच्छा, तो ये 0 डिग्री रूल काम कैसे करता है? इसको इस तरह से समझते हैं। 0 डिग्री रूल का मतलब है कि वीडियो एडिटिंग कुछ इस तरह की जाए कि नए क्लिप का मुख्य फोकस पॉइंट पुराने क्लिप के ठीक उसी बिंदु पर हो जहां दर्शक की आंखें पहले से टिकी हुई थी। ओहो, मतलब अगर आंखें स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच देख रही हैं तो अगला सीन भी वहीं से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल सही। जब आंखें एक ही जगह स्थिर रहती है और दुनिया उनके इर्द गिर्द बदलती है तो दिमाग का कॉग्निटिव लोड यानी सोचने का बोझ लगभग शून्य हो जाता है। मतलब आंखों को भटकना नहीं पड़ता और ऊर्जा बचती है। और दर्शक एक तरह के सम्मोहन या कह सकते हैं ट्रांस की स्थिति में चला जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो घंटों से स्क्रीन घूर रहा है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब सारा खेल आंखों की ऊर्जा बचाने का है। और हमारे स्रोत बताते हैं कि सिर्फ आंखें ही नहीं, डोपामीन का भी एक बहुत बड़ा जाल बुना गया है। डोपामीन जो कि हमारा रिवॉर्ड हार्मोन है। हाँ, रिसर्च बताती है कि जब भी स्क्रीन पर कोई विजुअल बदलाव होता है, जैसे कैमरा एंगल बदलना या कोई टेक्स्ट आना, तो दिमाग एक माइक्रो डोज डोपामीन छोड़ता है। हाँ, और इसी डोपामीन के लगातार रिलीज होने की वजह से आंखों की पुतलियां यानी प्यूपिल्स फैल जाती हैं। अच्छा, पुतलियों का फैलना तो फोकस से जुड़ा होता है ना? हाँ, विज्ञान बताता है कि जब पुतलियां फैलती हैं
तो एक टाइम डायलेशन का प्रभाव पैदा होता है। आसान भाषा में कहें तो इंसान का समय का अंदाजा बिल्कुल खत्म हो जाता है। मतलब 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। लेकिन हमारे दिमाग को इस डोपामीन की बहुत जल्दी आदत भी पड़ जाती है। इसीलिए लंबे वीडियोस के लिए क्रिएटर एक 7 सेकंड का नियम इस्तेमाल करते हैं। 7 सेकंड का नियम? हाँ, हर 7 सेकंड में स्क्रीन पर कुछ नया होना चाहिए, वरना पुतलियां सिकुड़ जाएंगी और दिमाग बोरियत महसूस करने लगेगा। और शॉर्ट फॉर्म वीडियोस जैसे टिकटॉक या शॉर्ट्स में तो ये समय और भी कम हो जाता है ना? बहुत कम। शॉर्ट फॉर्म वीडियो के लिए ये समय सीमा सिर्फ 1.5 सेकंड है। सिर्फ 1.5 सेकंड? हाँ, हर 1.5 सेकंड में एक विजुअल पल्स चाहिए ताकि अंगूठे के स्वाइप रिफ्लेक्स को रोका जा सके। इंसान का अंगूठा स्क्रीन पर ऊपर की तरफ स्वाइप करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसे रोकने के लिए हर 1.5 सेकंड में दिमाग को डोपामिन का एक नया झटका देना पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ सबसे मजेदार और थोड़ी डरावनी बात यह है कि एडिटर्स ने हमें सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी रोकने का तरीका ढूंढ लिया है। वो स्नैक ट्रैप वाला पॉइंट। हाँ, रेडिट वाले स्रोत में एक बहुत ही चालाक ट्रिक का जिक्र है जिसे फिजिकल डिसआर्ममेंट या स्नैक ट्रैप कहा गया है। हम अक्सर लंबे वीडियो की शुरुआत में सुनते हैं कि जाओ अपने लिए कोई स्नैक या ड्रिंक ले आओ और आराम से बैठकर देखो। मुझे भी पहले यही लगता था। मुझे हमेशा लगता था कि क्रिएटर कितनी परवाह कर रहा है, वो चाहता है कि हम आराम से एंजॉय करें। सुनने में ये बहुत ही दोस्ताना लगता है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसके पीछे का तर्क बहुत ही व्यवहारिक और थोड़ा शातिर है। शातिर कैसे? देखिए, जब किसी दर्शक के दोनों हाथ सैंडविच या ड्रिंक पकड़ने में व्यस्त होते हैं तो वो माउस या स्क्रीन को छूकर वीडियो को स्किप या बंद नहीं कर पाता। ओह माय गॉड, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। जब तक वो अपना स्नैक खत्म करता है तब तक वीडियो का शुरुआती हिस्सा निकल चुका होता है और वो गहराई से उस कंटेंट से जुड़ चुका होता है। ये शिष्टाचार नहीं है, ये एक तरह से हाथों को बांधने का मनोवैज्ञानिक तरीका है। मतलब हमारे हाथों को भी एक अदृश्य रस्सी से बांध दिया गया। अब अगर हाथों को बांधने की बात हो ही रही है तो स्क्रीन से बाहर निकलकर अगर हम आम जिंदगी की बातचीत पर आएं तो वहां भी शब्दों और खामोशी से लोगों को बांधने का खेल चल रहा है। बिल्कुल, बातचीत में भी पावर डायनामिक्स होते हैं। हाँ, एनसीईआरटी के संचार कौशल वाले स्रोत में बहुत ही दिलचस्प बात बताई गई है कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता। इसमें पैरा लैंग्वेज यानी आवाज का टोन, बोलने की गति और वॉल्यूम बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। पैरा लैंग्वेज अक्सर शब्दों से ज्यादा ताकतवर होता है। और इसी के साथ आता है संचार का सबसे ताकतवर हथियार, चुप्पी या पॉज। हाँ, कन्वर्सेशनल एनालिसिस के स्रोत में इस पर बहुत गहराई से बात की गई है। आमतौर पर जब लोग बातचीत के बीच में रुकते हैं या चुप्पी छा जाती है तो उसे घबराहट या शब्द भूल जाने की निशानी माना जाता है। हाँ, जैसे लोग ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक माहिर कम्युनिकेटर के लिए एक सोची समझी चुप्पी सत्ता और नियंत्रण स्थापित करने का एक नाटकीय तरीका है। इसे ड्रामेटिक पॉज कहा जाता है। ये कैसे काम करता है? मतलब हमारे स्रोत में प्रसिद्ध विचारक नोम चॉम्स्की के एक इंटरव्यू का जिक्र है। यहाँ हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हाँ, हम सिर्फ संचार की कला का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर स्टीवन सैकर ने एक सवाल पूछने से पहले जानबूझकर 3 बार लंबी चुप्पी ली थी। इसका क्या मनोवैज्ञानिक असर होता है? इस उदाहरण का विश्लेषण बहुत कुछ सिखाता है। इंटरव्यूअर ने पहली चुप्पी चॉम्स्की की पिछली आलोचनाओं का संदर्भ देने से पहले ली। इससे सुनने वाले के दिमाग में एक सस्पेंस बना, एक तरह का बिल्डअप। हाँ, फिर दूसरी चुप्पी उनके माता पिता के इतिहास का जिक्र करने से पहले ली, जिससे बात का वजन और बढ़ गया। और तीसरी और सबसे लंबी चुप्पी सीधा सवाल दागने से पहले ली गई। तो ये कोई हिचकिचाहट नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये कमरे में मौजूद ऊर्जा पर अपना पूरा नियंत्रण दिखाने का तरीका था। हर एक पॉज सामने वाले इंसान पर दबाव बना रहा था कि अब कुछ बहुत ही गंभीर आने वाला है। मतलब जो इंसान बातचीत में बिना घबराए सन्नाटा पैदा कर सकता है, असल में सत्ता उसी के हाथ में होती है। एकदम सही। ये तो बहुत ही गजब का नजरिया है। और एक और तरीका जो स्रोत में बताया गया है वो है गैप पैदा करना। गैप, हाँ, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। ऑलिवर स्टोन के इंटरव्यू वाले उदाहरण में इंटरव्यूअर ने जानबूझकर अपनी बात के बीच में एक लंबा गैप छोड़ दिया, मतलब अपनी बात पूरी ही नहीं की। हाँ, और ये बहुत ही असरदार होता है। जब कोई बोलते बोलते अचानक चुप हो जाए और वाक्य अधूरा छोड़ दे तो सामने वाले पर एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ने लगता है कि वो उस सन्नाटे को भरे, बात को पूरा करे। क्योंकि इंसान के स्वभाव में है कि उसे खालीपन बर्दाश्त नहीं होता है ना। बिल्कुल।
कभी कभी लोग इस सन्नाटे को भरने की हड़बड़ी में वो बातें भी बोल देते हैं जो वे बिल्कुल नहीं बोलना चाहते थे या जो उनके राज होते हैं। तो मतलब जो चुप है वो कमजोर नहीं बल्कि कंट्रोलर है। और बातचीत को कंट्रोल करने का एक और तरीका एनसीईआरटी के स्रोत में बताया गया है, सवाल पूछने की कला। मैंने वहां संचार के 3 P के बारे में पढ़ा, प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। 3 Ps, यह संचार का बहुत बेसिक लेकिन जरूरी नियम है। और साथ ही 5W+1H तकनीक का भी जिक्र है, मतलब हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई और हाउ। लेकिन मुझे ये समझना है कि ये तकनीक और जो क्लोज एंडेड सवाल होते हैं वो इंसान को कैसे कंट्रोल करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, 5W+1H तकनीक का इस्तेमाल बुनियादी जानकारी निकालने के लिए होता है, जैसे हम न्यूज रिपोर्टिंग में देखते हैं। हाँ, लेकिन असली पावर डायनामिक्स तब शुरू होते हैं जब ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे बी, डू, हैव का इस्तेमाल करके क्लोज्ड एंडेड सवाल पूछे जाते हैं। क्लोज एंडेड सवाल जिनके जवाब सिर्फ हाँ या ना में होते हैं। एग्जैक्टली। जैसे अगर पूछा जाए कि क्या तुमने ये काम किया, तो सामने वाले के पास कहानी सुनाने का या बात घुमाने का मौका नहीं होता, उसे सिर्फ हाँ या ना कहना होता है। मतलब उसके पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं है। इस तरह के सवाल बातचीत को एक छोटे से दायरे में बांध देते हैं और पूछने वाले के हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाता है। ये एक तरह की इंटेरोगेशन या पूछताछ की तकनीक है जिसे लोग रोजमर्रा की बातचीत में बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल करते हैं। ये सब सुनकर एक बहुत ही बुनियादी सवाल मेरे दिमाग में आता है कि आखिर हम इंसान बातचीत करते ही क्यों हैं? मतलब क्या हम सिर्फ जानकारी का लेन देन कर रहे हैं या इसके पीछे कोई और भी गहरी जरूरत है? इंसान सिर्फ जानकारी के लिए बात नहीं करता, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहीं पर हमारा साइकोलॉजी टुडे का स्रोत पूरी चर्चा को एक बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक मोड़ देता है। उसमें बताया गया है कि कई बार हम सामने वाले से संवाद नहीं कर रहे होते हैं, हम सिर्फ वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं। वैलिडेशन यानी ये एहसास कि हमारी बात सुनी जा रही है, हम सही हैं और हमारी कोई अहमियत है। बिल्कुल। स्रोत के लेखक ने एक कहानी साझा की है जहां वो अपने एक दोस्त को कुछ बता रहे थे, लेकिन दोस्त बिल्कुल चुप था, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उस सन्नाटे की वजह से लेखक को अचानक बहुत तेज एंग्जाइटी और घबराहट होने लगी। ये सन्नाटा बहुत डरावना हो सकता है। इंसान की ये जरूरत कितनी गहरी है। ये एक बहुत ही आम और बुनियादी इंसानी अनुभव है। जब कोई इंसान अपनी कहानी सुनाता है और सामने वाला इंसान बस घूरता रहे, कोई हाँ, हूं या सिर भी ना हिलाए, तो बोलने वाले को लगता है कि उसका वजूद ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हम हवा से बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे अंदर एक प्राथमिक चाहत होती है, सुने जाने की चाहत। और जब हम अपनी इस चाहत को पूरा करने की ताकत किसी और इंसान के हाथ में दे देते हैं, तो हम खुद को भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर बना लेते हैं। हम सामने वाले की एक मुस्कान या एक छोटी सी प्रतिक्रिया के लिए बेताब हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसका उपाय क्या बताया गया है? खुद अपना आईना बनना। मतलब अपनी कहानी को सिर्फ दूसरों की तरफ मत फेंको, खुद भी सुनो। हाँ, अपने अंदर एक ऐसी जगह बनाना जरूरी है जहां एक इंसान खुद की भावनाओं को समझ सके, ताकि इस वैलिडेशन के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। ये आत्मनिर्भरता इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हमेशा दूसरों से वैलिडेशन की उम्मीद की जाएगी तो डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले लोग इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। डार्क साइकोलॉजी के स्रोत में ऐसे कई तरीकों का विस्तार से वर्णन है जो इंसानी भावनाओं को कंट्रोल करने और उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। डार्क साइकोलॉजी के इस स्रोत में मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। मैंने इसमें पॉल्टरिंग, लव बॉम्बिंग जैसे कई शब्द पढ़े। क्या हम इन्हें एक एक करके डीकोड कर सकते हैं? सबसे पहले ये पॉल्टरिंग क्या होता है? पॉल्टरिंग बहुत ही शातिर और चालाकी भरा तरीका है। इसमें एक इंसान तकनीकी रूप से सच तो बोलता है, लेकिन कहानी का कोई बहुत ही अहम हिस्सा छिपा लेता है, जिससे सामने वाले पर एक बिल्कुल झूठा इंप्रेशन बनता है। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? उदाहरण के लिए, मान लीजिए डेटिंग के दौरान कोई कहे कि मैं तो बहुत ईमानदार हूं, मैंने अपने पिछले पार्टनर को अपना सोशल मीडिया पासवर्ड तक दे रखा था। सुनने में लगेगा कि ये इंसान तो एकदम खुली किताब है। लेकिन सच्चाई ये हो सकती है कि उसने अपना पासवर्ड इसलिए दिया था क्योंकि वो खुद बार बार चीटिंग करता था और पकड़ा गया था। बाप रे, मतलब सच बोला गया लेकिन अहम बात छिपाकर दूसरे की सोच को हैक कर लिया गया। बिल्कुल। इसी तरह एक और तरीका है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन, ये क्या है? इसमें किसी तीसरे इंसान का जिक्र करके दो लोगों के बीच जलन या असुरक्षा पैदा की जाती है।
इसका मकसद अपना नियंत्रण स्थापित करना होता है। जैसे कोई कहे कि मेरा एक्स तो मुझे ऐसे ट्रीट करता था, ताकि सामने वाला इनसिक्योर फील करे। एकदम सही। और फिर आता है लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग मुझे हमेशा लगता था कि किसी को बहुत सारा प्यार देना, तोहफे देना या बहुत सारा अटेंशन देना तो बस रोमांटिक होने की निशानी है। ये डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा कैसे हो सकता है? शुरुआत में ये बिल्कुल एक फेरी टेल या जादुई कहानी जैसा ही लगता है। लव बॉम्बिंग में कोई इंसान रिश्ते की शुरुआत में ही सामने वाले को प्यार, तारीफों और तोहफों से इतना लाद देता है कि उसे सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसमें खराबी क्या है? खराबी ये है कि ये रोमांस नहीं है, ये एक जाल है। इसका मकसद सामने वाले इंसान को भावनात्मक रूप से पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर कर लेना होता है। अच्छा। जब वो इंसान पूरी तरह से उस अटेंशन का आदी हो जाता है तो लव बॉम्बिंग करने वाला इंसान अचानक अपना व्यवहार बदल देता है। और फिर शिकार किया गया इंसान उस पुरानी फीलिंग को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। बिल्कुल, नियंत्रण पूरी तरह से बदल जाता है। मतलब वैलिडेशन की भूख को पहले बहुत सारा खाना खिलाकर बढ़ाया जाता है और फिर अचानक खाना छीन लिया जाता है। बहुत ही खौफनाक। एक और टर्म मैंने पढ़ा, नैगिंग। ये क्या है? नैगिंग एक तरह का बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। ये तारीफ के भेष में किया गया एक हल्का सा अपमान होता है। इसका मकसद इंसान के आत्मविश्वास में एक छोटी सी दरार डालना होता है। जैसे अगर कोई कहे तुम अपने बाल इतने बिखरे हुए रखते हो फिर भी अच्छे दिखते हो। मतलब तारीफ तो की कि अच्छे दिखते हो, लेकिन बालों की बुराई भी कर दी। बिल्कुल सही उदाहरण है। ये सुनकर इंसान का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा जाता है। उसे लगता है कि उसमें कोई कमी है और फिर वो उसी इंसान से अपनी उस कमी को दूर करने के लिए वैलिडेशन मांगने लगता है जिसने उसे नेग किया था। और एक रिवर्स साइकोलॉजी भी है। इसे तो हम शायद बचपन से देखते आ रहे हैं। रिवर्स साइकोलॉजी सबसे आम है। जो काम करवाना है ठीक उसका उल्टा करने को कह दो। जैसे माता पिता बच्चों के साथ करते हैं। हाँ, सामने वाला इंसान अपनी आज़ादी या अपना ईगो साबित करने के चक्कर में वही कर बैठता है जो असल में सामने वाला चाहता था। जैसे मुझे पता है तुम्हारे पास इस काम के लिए समय नहीं होगा, तुम रहने दो। ये सुनकर दूसरा व्यक्ति सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो कर सकता है उस काम को अपने जिम्मे ले लेता है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे हर एक बातचीत माइंड गेम है। ये सभी तरीके इस बात का सबूत है कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान की मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का फायदा उठा सकता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो आखिरी स्रोत है गर्ट्रूड स्टीन का, वो मुझे बहुत पेचीदा लगा। जब हम व्यक्तिगत बातचीत से आगे बढ़कर पूरे समूहों या भारी भीड़ की बात करते हैं तो उन्होंने थिएटर डायनामिक्स की बात की है। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। 1934 के अपने एक लेक्चर प्लीज में उन्होंने इमोशनल सिंकोपेशन का जिक्र किया। इसका आखिर क्या मतलब है? गर्ट्रूड स्टीन का ये विचार बहुत ही गहरा है। इमोशनल सिंकोपेशन को समझने के लिए किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट या बहुत भारी भीड़ की कल्पना करें। ठीक है। जब कोई इंसान घर में अकेला होता है तो उसका दिमाग एक अलग लय में सोचता है, लेकिन जब वो किसी बड़े समूह का हिस्सा बन जाता है तो उस भीड़ की एक अपनी सामूहिक ऊर्जा होती है। मतलब वो अपनी इंडिविजुअलिटी खोने लगता है। हाँ, स्टीन और विल्फ्रेड बियॉन जैसे विचारकों का मानना था कि भीड़ में मौजूद होने पर इंसान की अपनी व्यक्तिगत सोचने की क्षमता एक तरह से ओवरराइड हो जाती है। इंसान तर्क के आधार पर नहीं बल्कि भीड़ के इमोशनल रिदम के आधार पर रिएक्ट करने लगता है। मतलब अगर भीड़ में सब ताली बजा रहे हैं तो हम भी ताली बजाएंगे, भले ही हमें समझ ना आ रहा हो कि बात क्या हुई है। एकदम सही। लूज कोऑर्डिनेशन की रिसर्च भी यही बताती है और इसे हम मास मीडिया के संदर्भ में भी देख सकते हैं। मास मीडिया में कैसे? जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी डिजाइन किए गए माहौल में होते हैं, चाहे वो सिनेमा हॉल हो या सोशल मीडिया का कोई वायरल ट्रेंड, तो कुछ भी नया सीखना या आजाद होकर सोचना बेहद मुश्किल हो जाता है। इंसान का अपना लॉजिक सो जाता है और वो बस उस सामूहिक भावना का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। भीड़ और डिजाइन किए गए माहौल इंसान की सोचने की क्षमता को शून्य कर देते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाली तस्वीर उभर कर सामने आती है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे YouTube के एडिटिंग रूम में 0 डिग्री रूल के जरिए हमारी आंखों की ऊर्जा बचाकर हमें स्क्रीन से बांधा जा रहा है। हमने समझा कि कैसे किसी आम बातचीत के बीच में आई एक चुप्पी कोई कमजोरी नहीं बल्कि सत्ता और पावर का प्रदर्शन हो सकती है। और हमने ये भी जाना कि कैसे डार्क साइकोलॉजी काम करती है। हाँ, कैसे एक इंसान की वैलिडेशन की प्राकृतिक भूख को
नैगिंग या लव बॉम्बिंग जैसे तरीकों के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अंत में हमने देखा कि कैसे किसी समूह या भीड़ का हिस्सा बनने पर इंसान की अपनी सोचने की आज़ादी ही सुन्न हो सकती है। और ये सारी जानकारी सूचनाओं के इस भारी शोर में डूबने से बचने का एक लाइफ जैकेट है। बिल्कुल है। जब एक इंसान इन जैविक और मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स को समझ जाता है तो वो अपने आसपास की दुनिया, अपनी रोजमर्रा की बातचीत और फोन पर बिताए गए समय को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख सकता है। ये ज्ञान ही वो ढाल है जो अनजाने में किसी का मोहरा बनने से रोक सकती है। सच में। अब अगली बार जब कोई वीडियो कहेगा कि जाके कोई स्नैक ले आओ, तो दिमाग तुरंत अलार्म बजाएगा कि ये हाथों को बांधने की चाल है। या कोई तारीफ के नाम पर ताना मारेगा तो वैलिडेशन का जाल समझ आ जाएगा। इन सब बातों ने हमारी आंखें जरूर खोली हैं, लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक ऐसा सवाल उठता है जो शायद इस पूरी तस्वीर को और भी बड़ा कर देता है। वो सवाल क्या है? अगर आज एक वीडियो एडिटर, एक चालाक स्पीकर या डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल करने वाले एक इंसान हमारे डोपामीन, हमारी आंखों के मूवमेंट और हमारी कमजोरियों को इतनी आसानी से हैक कर सकता है, तो सोचिए आने वाले कल में क्या होगा। जब ये सब काम कोई एआई करेगा? हाँ, जब ये सब काम कोई इंसान नहीं बल्कि एक सुपर इंटेलिजेंट एआई और एल्गोरिदम करेगा जो हमारी बायोलॉजी को हमसे करोड़ों गुना बेहतर समझता है। क्या उस भविष्य में इंसान के पास अपनी मर्जी या फ्री विल जैसी कोई चीज बचेगी भी, या हम बस एक कंप्यूटर कोड द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट की कठपुतली बनकर रह जाएंगे? ये सच में एक बहुत ही गहरा और थोड़ा डरावना विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस गहरे अध्ययन में बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे।